जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर 2 क्लास 12 का जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने चालू कर चुका है ऑलरेडी। मीनिंग और प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आज के लेक्चर में हम लोग हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल डिस्कस करने वाले। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि आप लोग जो है कॉपी नोट्सबुक्स और निकाल के रखिएगा, पूरे के पूरे समरी नोट्स बनाते जाइएगा जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जो है हम लोग वीडियो अभी शुरू करते हैं। मैनेजमेंट थिंकर्स क्या है, तो इसको तो आप लोग जानते ही हो। फ्रेडरिक जो है टेलर है ना, हेनरी फ्यूल। अच्छा, इनको जानते हो आप लोग, फ्यूल को, ठीक है। तो ये दोनों जो है मैनेजमेंट थिंकर रहे हैं। हम लोग किसके बारे में पहले पढ़ने वाले हैं? हेनरी फ्यूल। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हेनरी फ्यूल। तो सिलेबस में इसके बारे में भी डिस्कशन लिखा हुआ है, इन लोग का लाइफ जर्नी के बारे में पूरा। तो आज इनका डिस्कशन कर लेते हैं। टाटा के बाद इनकी पारी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे फ्यूल भाई साहब को। लाइफ टाइम इनका क्या चला है देखो, तो कोई कैलकुलेट करने की कोशिश मत न करना कितने साल जिए हैं, ठीक है। 1841 में पैदा हुए और 1925, अच्छा खासा टेन्योर रहा इन लोग का लाइफ का। प्रोफेशन क्या था? माइनिंग इंजीनियर थे ये, है ना। मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे फ्रेंच नेशनल में, ठीक है। बहुत अच्छी पढ़ाई लग रही है ये देख के। तो एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएटेड फ्रॉम माइनिंग एकेडमी एट सेंट क्या है एंटनी इन 1860। तो ग्रेजुएशन हो गया इनका, ठीक है। आगे पढ़े इनके बारे में। हाँ, इधर ध्यान देना, पोजीशन क्या था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके बारे में समझना है। स्टार्टेड वर्किंग एज अ इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग, है ना। कोल माइनिंग कंपनी में ये इंजीनियर बन के काम चालू किए, ठीक है। वहाँ पे बहुत साल तक काम किए। फिर 1888 में ही वॉज प्रमोटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो 1888 में क्या हुआ बताओ दोस्तों? इनको क्या बना दिया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर। एट दैट टाइम, उस समय की बात है, द कंपनी वॉज इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो आप लोग सब समझते हैं इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। कंपनी जो है डूबने की कगार में थी, है ना, बस डूबने ही वाली थी। इनको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिए, ठीक है क्या। ही एक्सेप्टेड चैलेंज एंड व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 years, द कंपनी वॉज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी विथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो जब फ्यूल साहब मैनेजिंग डायरेक्टर बने, है ना, तब जो है इंसॉल्वेंसी की कगार पे थी कंपनी। और जब ये रिटायर होने वाले थे आफ्टर 30 years, है ना, तो बहुत काम किए होंगे, मेहनत किए होंगे। तो उसके कारण रिजल्ट क्या आ रहा है? ये जो है कंपनी जो है वो लीडिंग कंपनी बन गई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और अच्छा फाइनेंशियल इनका बैकग्राउंड रहा। तो ये जो है बिजनेस को कैसे चलाते हैं इसके बारे में ज़रूर ये इस 3 साल की जो भी जर्नी रही इनकी, उस पर ये सीखे होंगे, है कि नहीं। तो पूरा का पूरा आप लोगों को सिखाने वाला है। क्या राइटिंग था, तो ये कुछ बुक लिखे थे, फ्रेंच थे शायद तक ये, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। इसको इंग्लिश में क्या बोला गया है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। 1949 में ये पब्लिश किया गया इनका बुक, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है अपने बीएसटी के बिजनेस मैनेजमेंट के जो है फादर भी कहलाते, फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जो है यही कहलाते हैं, ठीक है। ठीक, तो इंग्लिश में पब्लिश हुआ ना, बाद में मरने के बाद इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। हो सकता है उस समय पहले पब्लिश हुआ होगा ना बेटा, समझ में आए? ठीक है, इनके बारे में और इनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो हम लोग जो ये पूरा बुक पढ़ने वाला है इन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन है ना। ए पार्ट तो इन्हीं का ही कंट्रीब्यूशन। ही मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेक्निकल एंड मैनेजरल स्किल्स। तो टेक्निकल और मैनेजरल स्किल के बारे में क्या डिफरेंस है ये बताया है। सेकेंड चीज़ क्या बताया ये? ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या आइडेंटिफाई किए? मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होता। प्रोसेस मतलब कि क्या बता रहा है? फंक्शन।
फंक्शन मतलब कि पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड आगे के आपके ये चैप्टर्स हैं जो कि कौन बताया है, ये फ्यूल भाई साहब, हेनरी फ्यूल भाई साहब, है ना। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो प्रोसेस क्या रहता है मैनेजमेंट का, कैसे मैनेजमेंट काम करता है, क्या क्या उनके फंक्शन है, ये कौन खोज के निकाले हैं, हेनरी फ्यूल भाई साहब। ठीक है, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। ही डेवलप अ 14 प्रिंसिपल्स, 2-4 बनाते तो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आता, लेकिन कितने बना दिए, 14 प्रिंसिपल्स बना दिए ऑफ द मैनेजमेंट विच एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजर टू परफॉर्म मैनेजरल एक्टिविटीज़। तो टोटल 14 प्रिंसिपल्स बनाया गया है मैनेजर के, ये गाइडलाइंस मतलब काम आते हैं ये, ठीक है, डिसीजन लेने में। पूरे के पूरे 14 है ना, हमारे सिलेबस में पूरा हर एक टॉपिक कवर करना है। कोई से भी टॉपिक से केस स्टडी आ सकता है 14 के 14 प्रिंसिपल से। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, बचपना ये रहा नहीं कि 14 में से सर 5 याद रख लेंगे, 5 मार्क्स का आता है तो 5 तो लिख के आ जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल लिखो। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रिंसिपल्स के नाम आएंगे, उसके बारे में लिखना रहेगा, और प्रिंसिपल्स के नाम भी नहीं दिए रहेंगे, केस स्टडी रहेगा, आपको खोज के निकालना है कौन सा प्रिंसिपल है। समझ में आ रहा है? तो मज़ा आने वाला है इस साल। केस स्टडी हम लोग बहुत सारे कवर करने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो शिवम दिल थाम के बैठना एकदम शांति से, ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स याद हो जाने चाहिए हम लोग को, ठीक है। पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? अच्छा, ये वाला सर हम लोग को तो आता है, अपने कैफ़े में चलता है क्या, काम बांट दिया गया है क्या? कोई एक कैफ़े में शेफ़ होता है जो बनाता है हर चीज़, एक कुछ लोग वेटर होते हैं, कुछ रिसेप्शन में बैठे रहते हैं, कुछ एक बाहर पार्किंग संभालते हैं, हाँ रोड जाम ना हो जाए। तो बहुत सारा काम क्या है बांटा गया है, क्योंकि एक आदमी अकेला काम नहीं कर सकता, एकदम ऑब्वियस चीज़ है ये, है ना। कोशिश ज़रूर करता है एक आदमी पैसा बचाने के लिए, बहुत सारा कुछ कर ले, लेकिन वो नहीं कर सकता है कि नहीं, क्योंकि उसके पास जीवन में लिमिटेड आवर्स ही हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, तो इसीलिए काम को बांटना पड़ता। तो पहला ज्ञान क्या दिए हैं हेनरी बाबा? डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है क्या। सेकंड ज्ञान क्या बताएं ये? अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अथॉरिटीज़ मतलब कि पावर, है ना। अथॉरिटीज़ मतलब कि पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ऑब्लिगेशंस, है ना। आपको क्या काम मिला है, ठीक है। तो पावर, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर मैं आपको बोल दिया एक काम करने के लिए कि एक इवेंट का काम दे दिया कि पूरा जो है एक अपना क्लास के ओपनिंग का इवेंट आपको संभालना है ना। पूरा एंट्री वेंट्री में क्या रहेगा, सब चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या क्या जो लंच या डिनर जो भी रहने वाला है उस पर क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, ये सब चीज़ आप डिसाइड करोगे। तो आपको मैंने अथॉरिटी दे दी है, ठीक है। लेकिन आप अकेले काम करोगे क्या? आप अकेले तो काम नहीं करोगे, आपके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं जो आपके नीचे ये सब काम, वो एक कुक आएगा ना, वो हर चीज़ संभालेगा, ठीक है। तो वो अपने से आके कुछ बना देगा कि रोटी सब्जी चावल दाल, हाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अथॉरिटी मतलब क्या है? अथॉरिटी मतलब आपके पास पावर है, आप उसको बताओगे क्या चीज़ें करनी है, तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करेगा, टाइम से काम कंप्लीट। अगर आप उसको बताओगे ही नहीं क्या खाना बनाना है, तो वो आके बैठे रह जाएगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके पास पावर है, सामने वाले के पास पावर नहीं है, लेकिन वो काम करेगा आपका जब आप उसको आप बोलोगे, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के बीच में ना हमेशा बैलेंस बने रहना चाहिए। यही जो है हेनरी बाबा सेकंड वाले में प्रिंसिपल्स में बता रहे हैं, क्या ये दोनों के बीच में क्या बने रहना चाहिए? बैलेंस बने रहना चाहिए, ठीक है। क्या बात समझ में आ रहा है ना। डिसिप्लिन, अब डिसिप्लिन तो जीवन में आते ही रहता है ना, हर कोई आता है, डिसिप्लिन का ज्ञान जो है पेल के चले जाता है। तो डिसिप्लिन तो हेनरी बाबा भी डिसिप्लिन ही बता रहे हैं कि टाइम से चीज़ें कंप्लीट करना है, सिस्टमेटिक कंप्लीट करना है ना, प्रॉपर एकदम डिसिप्लिन से काम करोगे तो ज़िंदगी में आगे बहुत बढ़ोगे, है कि नहीं। तो डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड हम लोग अभी डिस्कस किए, टाटा समूह में यूनिटी ऑफ कमांड चल रहा है। बताओ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या बताया अभी मैं? एक ही बॉस का बात सुना जाएगा, है कि नहीं। एक ही बॉस जो है अपने को एडवाइस या फिर क्या बोलेंगे काम देगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि जो काम दिया जा रहा है, हम लोग सेल्स बढ़ाने बोल रहे हैं, दूसरा मैनेजर आके बोल दिया परचेज ज़्यादा करो, तीसरा बोल दिया मार्केटिंग पे ध्यान दो, चौथा बोल दिया कुछ और एडवर्टाइजमेंट फाइनेंस और ये सब चीज़ में ध्यान दो।
तो डायरेक्शन सब एम्प्लॉय के अलग अलग हो जाएंगे तो काम हो पाएगा क्या? सब लोग अगर सेल्स में ध्यान देंगे तो सेल्स अपने आप बढ़ जाएगा। तो डायरेक्शन भी एक ही रहना चाहिए सबके बीच में। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप मतलब क्या बोल रहा है? अब जो यहाँ पे आप लोग सब मेरे एम्प्लॉयज़ हो मान लेते हैं, ऐसा बुरा मत मानना है ना, ठीक है ना। तो आप लोग एम्प्लॉयज़ हो और मेरे यहाँ पे काम करते हो, तो अगर जो है हम लोग का अगर आप लोगों को सैलरी मैं पे करूँ, मिलेगा बेटा टाइम से काम तो करो, तो अगर आप लोगों को मैं सैलरी देता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को क्या चाहिए भैया? मेन तो आपको सैलरी चाहिए। देखिए पहले बोलने से पहले ही क्या बोल दिया? सैलरी। तो इनका मकसद मैं जानता हूँ, इनको क्या चाहिए? सैलरी। अब मैं सैलरी के बाद इनको क्या दूंगा? बोनस भी दूंगा। क्या दूंगा? बोनस भी दूंगा, क्योंकि आपको ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इसमें क्या बोलता है? सबका इंटरेस्ट, तभी तो ये बोनस दूंगा, तभी तो इनका इंटरेस्ट मेरे काम पे लगेगा। नहीं तो बोलेगा अरे यार सर बस सैलरी, इतना सैलरी तो बाजू वाले क्लास में भी अपने को मिल जाता, तो यहाँ से निकल जाओगे। इसीलिए बांधना है ना आप लोग को, तो आप लोगों का इंटरेस्ट बने रहे, इसीलिए आप लोग को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। क्यों? सबका इंटरेस्ट कहाँ रहना चाहिए? एक पर्टिकुलर गोल पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, सबका गोल, सबका एक इंडिविजुअल गोल होता है। सबका पैसा कमाना है इंडिविजुअल गोल, लेकिन उसको कहाँ लेके जाना है? जनरल गोल इंटरेस्ट पे। समझ में आ रहा है क्या? एक इंडिविजुअल गोल को कहाँ लेके जाना है? जनरल गोल पे, कंपनी के गोल पे लेके जाना है। पैसा तो आप लोगों को मिल गया, आपका गोल खत्म, इंडिविजुअल गोल हो गया। अब क्या? जनरल गोल। फेयर रेमुनरेशन, फिर आ गया ना बात उसी में ही। फेयर रेमुनरेशन मतलब कि अगर मार्केट में चल रहा है, मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का रेट जो है मान लो 1 लाख रुपीज़ मार्केट में मिल रहा है पर मंथ, है ना, लेकिन मैं आप लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ 75,000 पे कर रहा हूँ। कितना? तो फेयर रेमुनरेशन है क्या ये? हाँ, तो बहुत नया चीज़ बता दिया है क्या ये हेनरी बाबा? हेनरी बाबा कुछ नया चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है ना। फेयर रेमुनरेशन नहीं, लेकिन कई लोग जो है अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा अच्छे से देते नहीं है और सोचते हैं अपन लोग हीरो हैं, है ना। सामने वाले को पैसे दबा के उसको पैसा जो है 10,000 की जगह 8,000 में रख लिए, तो अपने आप को सोचते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। लेकिन हेनरी बाबा जो है उन्हीं को समझा रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करना, नहीं तो आप कभी बढ़ नहीं। अगर सामने वाला बढ़ेगा ना तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सब बात समझ में आ रहा है? ऐसा कौन बोल रहे? मैं नहीं, कौन बोल रहा है? हेनरी साहब, है ना। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि कुछ चीज़ें सेंटर पे है, मतलब कि अंबानी जी जो है, अंबानी जी है, हर चीज़ अंबानी जी संभाल रहे बोले, है ना। अभी जितने मोटू हैं चुपचाप पतले हो जाएंगे अगर पूरा हर चीज़ संभालेंगे तो। समझ में आ रहा है क्या? पूरा जीवन जो है उनका रिलायंस संभालने में निकल जाएगा, अटैक आ जाएगा। अच्छा होता है भाई, टेंशन बढ़ जाता है ना, समझ में आ रहा है, बीपी बढ़ जाता है। तो अभी फ्री बैठे हुए हैं क्योंकि उनके जीवन में क्या चल रहा है अभी? डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? अपना काम वो बांट दिए, अलग अलग बिजनेस यूनिट है वो ऐसे डिवाइड कर दिए और उनके अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर दिए। वो उनके नीचे वाले सबऑर्डिनेट से बात नहीं करते। टाइम है क्या उनके पास? नहीं, वो सिर्फ जो टॉप मैनेजर्स होंगे ना, जनरल मैनेजर जो उनके कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जो भी होंगे, उनसे वो डिस्कस करते होंगे, उनसे बातें करते होंगे वो, है ना, उनसे रिपोर्टिंग लेते होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ये डिसेंट्रलाइज हो गया कि काम को नेक्स्ट सबऑर्डिनेट पे अपन लोग क्या अथॉरिटी को बांट देते हैं, है ना। तो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसेंट्रलाइज। ठीक है क्या? ऐसे बहुत सारे कंपनी है जो सेंट्रलाइज करने की कोशिश किए हैं, सब चीज़ हेड ऑफिस से ही चलेगा, है ना। तो उन लोग कर रहे होंगे, कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो बड़ी कंपनी को क्या किस पे जाना पड़ता होगा? तो इस पे बोल रहा क्या है बाबा? क्या बोले अपने हेनरी बाबा? हेनरी बाबा बोले जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जैसे बहुत मेजर डिसीजन है, अब अपने बेटे की शादी कहाँ करानी है, प्री वेडिंग कहाँ करानी है, ये डिसीजन 1000 करोड़ का है, तो ये कौन लेने वाला है भैया? ये तो उनकी वाइफ, अरे यार गलत बोल रहे, फिर कौन लेने वाला है? नीता अंबानी लेने वाली। ये उनके पास है कि ये उनसे भी ऊपर का डिसीजन है। क्या है? ये उनसे भी ऊपर का डिसीजन है। बात समझना, बोलना क्या चाहता हूँ, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो वो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, वो सेंट्रलाइज रहेगा, है ना। ये कौन बोल रहे हैं? हेनरी बाबा। और अगर जो छोटे लेवल के डिसीजंस हैं तो उसको क्या कर देंगे अपन लोग? सबऑर्डिनेट्स पे आगे बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है कुसार्क भाई? मस्त मज़ा आ रहा है जीवन में, है ना। ठीक है उधर बैठा है, दिख ही नहीं रहा था, अभी दिखा। उधर लाइट वाइट है ना, हाँ, स्कालर चेन।
स्केलर चेन क्या है सर? ये क्या होता है स्केलर चेन? तो एक चेन है ये, कौन सी चेन सर? तो ऐसा टॉप लेवल के बाद आता है मिडिल लेवल, मिडिल लेवल के बाद आता है लोअर, लोअर के बाद आता है वर्कर्स लोग, लेबर लोग आते हैं, है ना, उनसे भी नीचे। तो जब भी कुछ कम्युनिकेशन पास होता है, फिर ऑर्डर पास होता होगा, तो कैसे कहाँ से कहा जाता होगा? टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, लोअर से बॉडी। क्लियर है एकदम पिक्चर? तो स्केलर चेन हमको फॉलो करना पड़ता। डायरेक्ट एक लेबर जो है अंबानी जी से मिल के आ जाएगा क्या? नहीं जा सकता, स्केलर चेन उसको फॉलो करना। तो ये कौन बताया है? ऑर्डर। अब ऑर्डर मतलब आप लोग बताओ, ऑर्डर मतलब क्या बोल रहे हैं? काम देना। ये ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है। हाँ, ये आप लोग सोच रहे हैं कि ऑर्डर देना है सर, वो आप सामने वाले को काम बताना है। अच्छा, ये काम बताने वाला ऑर्डर बता रहा है, एक जन बता रहा है कि वो अमेजोन में ऑर्डर देना है, ये वैसा वाला ऑर्डर नहीं है। ये हेनरी बाबा कुछ अलग बताया ना। ये क्या बता रहे हैं कि चीज़ों को अच्छे से अरेंज करो, ऑर्डर वाइज जमा के रखो, है ना। अगर आपको कुछ टूल्स खोजने, अगर आपको एक फैक्ट्री में पाना खोजना है 10 नंबर का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे रखा हुआ है और आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या हेनरी बाबा क्या बोल रहे हैं? नहीं तो पता चला, अपना तो जानते ही अपना जीवन कैसा है तो 2 दिन तो उसको खोजने में निकल जाएगा और पूरा फैक्ट्री बंद रहेगा, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऑर्डर में जमा के रखना है। इक्विटी क्या है सर? इक्वेलिटी, है ना। इक्विटी मतलब क्या है? सबको जो है, सब एम्प्लॉयज़ को बराबर से ट्रीट करना है, किसी के साथ हैरेसमेंट और भेदभाव किसी के साथ भी नहीं करना। तो बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है क्या। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब क्या है सर? ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कोई बताना चाहता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या होता है? टाइम पीरियड। टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। तो स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा टेन्योर होना चाहिए। क्या टेन्योर किसकी बात कर रहा है? तो ये बात कर रहा है एम्प्लॉयज़ की। किसकी बात कर रहा है? एम्प्लॉयज़ की। जैसे एक एम्प्लॉय अपने यहाँ, ये कंटेंट बनाने के लिए एक एम्प्लॉय अपन आखिरकार रख ही लिए, है ना। तो वो आया 15 दिन तो वो आया और 15 दिन जो है काम किया और फिर मैं उसको भगा दिया। अब 15 दिन तो मैं उसको सिखाया था, 15 दिन तो ये बनाने में, सिखाने में लगा होगा कि नहीं लगा होगा? आप लोग बताओ मेरे को। और 15 दिन बाद अगर मैं उसको भगा दिया तो मेरा वेस्ट हो गया पूरा का पूरा टाइम। समझ में आ रहा है? कम से कम उसको, कम से कम 15-20 दिन सिखाओ और कम से कम 1 साल 2 साल तक उसको कहीं भी शिफ्ट ना करो। मत समझना आप उसको ट्रेनिंग पीरियड में बार बार ट्रेन करते हो और कहीं नए पोस्ट में डाल देते हो तो आपका जो है वो वेस्ट हो जाता है पूरा मेहनत, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयज़ का टेन्योर अच्छा खासा होना चाहिए, 1-2 साल के लिए एक पर्टिकुलर जॉब में रखो। तो इसीलिए बड़े बड़े बैंक में, अगर बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब में आप लोग देखे होंगे तो 2-3-4 साल तक के एक ही स्टेबल पोजीशन में ही रहते हैं, ठीक है। पहले वो असिस्टेंट मैनेजर है, तो 3 से 4 साल बाद ही वो मैनेजर बन पाएंगे, क्योंकि उन लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? पूरा बैंकिंग सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर्स। समझता है क्या आप लोगों को ये, है ना। बाबा जाने दिल की बात, जानते हो कि नहीं सीरीज इनिशिएटिव मतलब क्या है बताओ? इनिशिएटिव कुछ आइडिया? इनिशिएट मतलब कि खुद से आगे आके काम करना, है ना। एम्प्लॉयज़ को हम लोग को कैसे बनाना है? खुद से दिमाग लगाने देना है कि अगर उन लोग को हम लोग काम बताते जाएंगे, उन लोग कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे तो उन लोग कभी भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। और अगर मैं उनको इनिशिएटिव लेने नहीं दूं, अगर ये पीपीटी वाले को खुद से डिज़ाइन बदलने नहीं दूं ना, तो हमेशा मेरे को ही बनाना पड़ेगा, हमेशा मेरे को ही उसको टोकना पड़ेगा। मैं उसको फ्री हैंड अगर छोड़ दूं अपने से इनिशिएटिव, तो हो सकता है मेरे से भी अच्छा वो बना के दे पाए। समझ में आ रहा है? इनिशिएटिव तो बाबा जो है सब जानते हैं, है ना। एस्पिरिट डी कॉप्स क्या होता है? इसका मतलब कि सबको जो है जोड़ के रखना है। क्या रखना है? मतलब कि हाँ, कॉप्स क्या बोल रहे रजत? हाँ, कुछ बोला? क्या लिखा हुआ देखो तो उसमें, मतलब कि एक टीम की तरह काम करना है ना। टीम स्पिरिट की तरह काम करना है, टीम वर्क की तरह काम करना है, अलग अलग होके काम नहीं करना है। एक ही कंपनी में क्या होता है? पॉलिटिक्स चालू हो जाता है, लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, फिर वो बैक बिचिंग जो है वो सब चालू हो जाता है, फिर वो कंपनी पूरी स्पॉइल हो जाती है, रेवेन्यू उसके नीचे
हो जाते हैं। तो आपको कौन सा फॉलो करना है वहाँ पे, एस्पिरिट डे कॉप्स करके एक प्रिंसिपल बताए हैं फ्यूल बाबा। टोटल 14 प्रिंसिपल्स हैं इनके, है ना। इनको अपने को बिजनेस करते समय, डिसीजंस लेते समय ये प्रिंसिपल्स को याद रख के डिसीजन लेने हैं, ठीक है क्या। अभी डिटेल में अपन लोग देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या एक ओवरऑल डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है बताओ। काम को बांट लेना, है ना। कैसे बांटेंगे काम को, स्पेशलिटी, वेरी गुड। स्पेशलिटी मतलब कि क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग। एक इंजीनियर का काम है, वहाँ पे अकाउंटेंट को भेजेंगे क्या। इतना तो दिमाग अपने पास है कि काम को कैसे बांटना है, तो एज पर द क्वालिफिकेशन हम लोग उसको काम प्रोवाइड करेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले काम को छोटे छोटे यूनिट्स पे अपन लोग डिवाइड कर देंगे। काम को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, एवरी टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हर टास्क को क्या करना है, स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करना है ना। स्मॉल टास्क में पहले कन्वर्ट कर दिया। दूसरा क्या बोलता है, एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, वन टास्क यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन। क्या बोल रहा है, पूरा का पूरा काम एक बंदे को देने से अच्छा उसमें से जो छोटा पार्ट निकल के आए, स्मॉल टास्क निकल के आए, वन टास्क जो है वन पर्सन को असाइन किया जाए अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। बात समझ में आ रहा है, सही चीज़ लिखा है कि नहीं। ऐसे यही सही तरीका है, तो आप लोग बाबा से ज़्यादा ज्ञानी हो। व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन। सेकेंड चीज क्या लिख रहा है, पहले तो बोला कि टुकड़ों में बांट दो और एक आदमी को काम पूरा मत दो, जो है एक काम एक इंसान को दो एज पर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से। सेकेंड बात क्या बोल रहा है, अगर कोई इंसान बार बार अगेन एंड अगेन क्या है, सेम वर्क परफॉर्म करता है, तो उस पर वो क्या बन जाता है, परफेक्ट। दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ है वहाँ पे, स्पेशलाइज हो जाता है। इन डूइंग दैट जॉब एंड द एफिशिएंसी लेवल विल इम्प्रूव। अगर बार बार जो है, बार बार आप कुकिंग का काम करते हो कैफ़े में शिवम, तो आप एकदम स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। बार बार जो है एडिटिंग का काम करोगे, बार बार जिमिंग करोगे, तो उस पर आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। बार बार अकाउंटिंग करोगे, बार बार एडिटिंग करोगे, तो आप जो भी काम बार बार करोगे उस पर क्या हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड। सबको ये समझता ही होगा, है ना, ठीक है। तो आप बार बार सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, है ना, इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है बार बार। तो काम कैसे बांटेंगे, ध्यान देना इधर। सेल्स बांट दिए, परचेज, फिर प्रोडक्शन। तो ऐसे एक काम बांट सकते हैं क्या, है ना, बहुत सिंपल सा है ये। डिवीजन ऑफ वर्क में और भी कुछ आगे लिखा है, डेट इज वाई अ कैंपेन हैव सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परचेज, सेल, फाइनेंस। और तो हर बड़ी कंपनी में क्या होता है, ये ऐसे डिवीजन कर देते हैं। पहले तो डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं, बांटते हैं क्या डिपार्टमेंट्स में, है ना। आगे जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो डिपार्टमेंट और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, फ्योल क्या बोल रहे हैं, सेड नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क बट अ टेक्निकल, मैनेजरल और स्किल जॉब को भी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, और शुड ऑल्सो भी डिवाइडेड इन स्मॉल सेगमेंट फॉर स्पेशलाइजेशन। तो सिर्फ फैक्ट्री वर्क को बांटना है क्या, नहीं, मैनेजरल और टेक्निकल स्किल जॉब को भी बांटना है। एक एग्जांपल बता रहा है यहाँ बैंक के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, बैंक। देखो इधर यहाँ पे बैंक जो कैशियर बैठे हुए हैं यहाँ, अंकल जी देखो कितना सारा कैश लेके क्या कर रहे हैं बताओ, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का काम कर रहे हैं, है ना। इधर क्या है, फिक्स्ड लेन देन चल रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट का, और लास्ट में भाई को जो है अभी जो है ना, इसके जो है खुश कर दिया था इसको मैं ठीक। तो ये जो है बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, क्यों खुश है बताओ, पैसा ही पैसा है। तो बैंक में मैनेजर हर चीज़ कर लेता है क्या, मैनेजर क्या है, काम को बांट दिया है, डिवाइड कर दिया स्मॉल टास्क में, है ना। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम जो है कैसे काम कर रही है, ऑपरेट्स एफिशिएंटली। कैसे काम कर रही है, एफिशिएंटली। समझ में आ रहा है क्या।
फिर डिवीजन ऑफ वर्क जो है अब हम कंक्लूड करने वाले हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन पहला जो है प्रिंसिपल आज हम लोग अपने जीवन में पढ़े, क्या नाम है उसका? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होता है सर डिवीजन ऑफ वर्क? तो पहला पॉइंट क्या था? वर्क को क्या कर दिया जाए? टास्क को स्मॉल टास्क में बांट दिया जाए, ठीक है। दूसरा लाइन क्या लिखा हुआ था बताओ आप लोग? एक पर्सन को, है ना, पूरा होल टास्क जो है वन पर्सन को अलॉट नहीं करना है, वन टास्क जो है स्मॉल यूनिट ऑफ टास्क जो है वो एक पर्सन को अलॉट करना है, वो भी क्या देख के? उसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख के। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पॉइंट अपन लोग लिख के आएंगे डिवीजन ऑफ वर्क में। और अगर उसको बार बार यही काम दे दूं मैं, तो वो क्या बन जाता है उस काम पे? एक्सपर्ट और स्पेशलाइज हो जाता है ना। और हम लोग मतलब मार्केट में ना किसी भी चीज़ में अगर आपको काम कराना है तो आपको स्पेशलाइज बंदे को ही तलाश होती है कि नहीं भाई? अगर हम लोग कुछ पेंटिंग कराना है तो हमको बहुत अच्छा पेंटर को इंटीरियर कराना है, तो है ना, बहुत अच्छा अगर खाना खाने जाना है तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग को स्पेशलाइज लोग ही जीवन में चाहिए, तो आपको भी स्पेशलाइज किसी ना किसी फील्ड में बनना ही पड़ेगा, है ना। बहुत सारे फील्ड हैं। अभी से आप लोग ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बाद जो है बहुत सारे ऑप्शंस जो है आपके सामने आ जाएंगे अचानक से, तो पहले से ही सोच लो करना क्या है। अभी समय है आप लोग के पास, तो कई लोग जो है अभी से तैयारी करना भी चालू कर चुके हैं, और कई लोगों को अभी पता ही नहीं है ट्वेल्थ के बाद होता क्या है। तो ध्यान देना। हाँ, आगे कई लोग सोचते ही रह जाते हैं और कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं और जीवन जो है ऐसे ही ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। अभी जो है लास्ट ईयर की बात, इसी साल की बात है, मेरी एक स्टूडेंट है, उसका 85 के समथिंग % आया है, और उसको मैं बता रहा हूँ कि कुछ अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर लो, CA टाइप का कुछ कर लो, तो CA से डर लग रहा है। BCA करने वाली थी, एक दिन फ़ोन लगाया उसको मैं, तो बोल रही है सर मैं तो BCA में। मैं बोला BCA करके क्या ही करेगी तू? कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स करके 85% लाने वाली जो स्टूडेंट है, बताओ। हाँ, इसको 85% वाले जो हैं, देखो ऐसे भी BCA में जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कोई भी कर सकता है उसको। नॉर्मल स्टूडेंट, एक ग्रेजुएशन डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है क्या? नहीं है। प्रोफेशनल डिग्री जब वो CA कर सकती है तो क्यों नहीं करे? करना चाहिए ना उसको, अगर कर सकती है। अच्छा, वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इंटरेस्ट है उसका, वो मजबूरी में कर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है इसीलिए कर रही है। समझ में आ रहा है? अगर वो इंटरेस्ट के साथ जाती तो मैं कौन होता हूँ भाई? अगर वो इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे जा रही है, BCA करना है, उसका लाइफ का गोल है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं है कि BCA में होता क्या है, और घर वाले बोल रहे हैं और करे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोग भी ऐसे होता है, जल्दबाजी में डिसीजंस गलत हो जाते हैं, इसीलिए आपके पास अभी समय है। करना क्या है? अगर आपको CA करना है तो आपको CA फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अभी तो और ऑप्शंस आ गए हैं, इस बार 2 बार एग्ज़ाम नहीं, इस बार 3 बार एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, साल में 3 बार एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो पहले से रजिस्ट्रेशन करा लोगे। अगर आप लोगों को करना है, क्लियर है, तो मैं बोलता हूँ अभी ये 30 जून जो लास्ट डेट है, इससे पहले करवा लेना। बुक्स आ जाएंगे, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में जो पढ़ेंगे, बहुत सारा सिलेबस उसी से है। अगर कुछ डाउट आएगा तो मैं बता भी दूंगा, कोचिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपका अकाउंट्स तो मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स कवर करवा दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? CA फाउंडेशन का बता रहा हूँ, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। तो कुछ फ़ायदा होगा क्या इससे? बाबा जी का बात अगर मानेंगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या? देखते हैं क्या पॉजिटिव होने वाला है। स्पेशलाइजेशन, क्या आने वाला है? स्पेशलाइजेशन, है ना। एम्प्लॉयज़ जो है हमारे क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज हो जाएंगे कोई भी वर्क में, है ना। Whenever work is divided according to qualification, then automatically it leads to a specialization. Second क्या है? Improves efficiency. क्या बढ़ जाता है? हमारा performance बढ़ जाता है। When employees is performing only one part of job, then he becomes an expert in that. Result is less wastage of resources. तो result क्या आएगा? Resources waste नहीं होने वाले हैं। क्लियर है पिक्चर? कॉन्सिक्वेंसेस क्या आने वाले हैं? अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो कि अकेले ही सब आप कर लोगे, है ना। तो फिर बाबा जी जो हैं बता दिए हैं क्या, कि अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्या होगा? लैक ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपके में रहेगी नहीं, काम होगा बस काम चलाऊ चलेगा, ठीक है, काम बस काम चलाऊ चलेगा। दूसरा क्या है? देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन नहीं रहने वाला है। कोई भी आदमी कुछ भी काम कर रहा है तो एक चीज़ में वो एक्सपर्ट
नहीं हो पाएगा। लास्ट क्या है, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, एक पर्सन ए को भी मैं वही काम अलॉट करके रखा हूँ, वाई को भी वही काम, सी को भी, हो सकता है कि काम जो है इतने सारे लोग हैं कि मैं एक ही काम को 2-3 लोगों को दे दिया हूँ, तो डुप्लीकेशन भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर बांटे नहीं है किसका काम क्या है ना। कभी भी जो मूड करता है, हाँ भाई तू आज ये कर ले, हाँ भाई आज तू ये वाला काम कर ले, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है। क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो सबको समझ में आया क्या, डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, याद रखना है आप लोग। क्या होगा पॉजिटिव इफेक्ट, क्या होगा, पहला चीज़ स्पेशलाइजेशन, दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और अगर इसको फॉलो नहीं करे तो क्या बताया बाबा, लैक ऑफ एफिशिएंसी, दूसरा स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, तीसरा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। तो ये दोनों तो याद ही है, एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन, बस थर्ड क्या याद करना है, डुप्लीकेशन याद। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या नाम है उसका, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझने की कोशिश करते हैं। अथॉरिटी आ रहा है कृष्णा समझ में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी पूछूंगा, ठीक है। अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट। तो इसके पास क्या है, पावर है। क्या है, पावर, मतलब कि अथॉरिटी। अभी मेरे पास पावर है ना, कुछ भी आप लोगों को मैं काम अलॉट कर सकता हूँ, आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, ठीक है। अगर मैं बोल दिया प्रशांत को कि ये वाला काम जो है 100 यूनिट्स है गुड्स के, उसको प्रोडक्शन करना है, मतलब उसको बनाना है कल तक, कल का आपका टारगेट है, कल के डेट में कितना गुड्स चाहिए मेरे को, 100 गुड्स मेरे को चाहिए। अभी इसका एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो इसकी जवाबदारी क्या है, 100 गुड्स मेरे को कल बना के देना। तो ये सबऑर्डिनेट्स की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। जो मैं इसको काम बोलता हूँ ये उसको करना पड़ता है, तो ये इसकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है ये, तो बताया क्या बाबा बोले बोथ शुड गो साइड बाय साइड एंड शुड बी वेल बैलेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लिख के आना है वो क्या बोलना है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्या रहना चाहिए, हमेशा बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है। एक्सेस अथॉरिटी भी हानिकारक हो जाएगा आपके लिए, और एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हानिकारक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या आपके लिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ वेस्टेज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी may bring a negative result. Excess of responsibility without matching the authority not allow the worker to complete his job. क्या बोल रहे हैं सर ये, तो ये जो है एक बिजनेस है ना, ये एक बिजनेस है और ये इसका एक एम्प्लॉय है। क्या है ये, एम्प्लॉय है, ठीक है। तो इतना खुश क्यों हो रहे भाई, अब क्या है, बिजनेस का मान लेते हैं ओनर ही है, ठीक है। बिजनेस ओनर क्या है, अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, ये एम्प्लॉय को क्या काम देता है, क्या देता है, काम। मान लेते हैं ये गार्ड है, ये क्या है, गार्ड। फैक्ट्री में गार्ड रहता है कि नहीं, फैक्ट्री में जो वॉचमैन है ये, है ना। तो अपन एक फैक्ट्री बना लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ बना दी है फैक्ट्री। ये जो है इसका गेट है, ये क्या है, ये गेट है, ये एक फैक्ट्री है, गेट है, अलग टाइप का गेट है, थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। और वॉचमैन यहाँ पे बैठता, वॉचमैन अपना टेबल लगा के यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फैक्ट्री में बहुत सारी क्या होती है, ट्रकें आती है, बहुत सारी क्या होती है फैक्ट्री में, ट्रक आते हैं। क्या भैया ऐसे ही ट्रक आ जाते हैं क्या, इसमें रॉ मटेरियल्स आते हैं। क्या आते हैं, रॉ मटेरियल्स, है ना। तो रॉ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हो सकता है कि ये ट्रक में जो गुड्स रखे हुए हैं वो 50 lakhs के अराउंड हो, 50 लाख रुपए का गुड्स हो। कितने का होगा गुड्स, 50 लाख का गुड्स हो। अब वॉचमैन बैठा हुआ है वहाँ पे, अपन तो अभी है नहीं वहाँ क्योंकि रात का समय है, गाड़ी आई रात में, ठीक है। तो वॉचमैन को जो है हम लोग ये क्या दिए हुए हैं, काम दिए हुए हैं कि अगर कोई गाड़ी आई और इनवॉइस दिखाया तो वो ट्रक को अंदर
जाने देना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अब ये क्या दिया हूँ मैं उसको, बताओ, ये काम दिया हूँ मैं, मेरे पास अथॉरिटी था, मैं किसी को भी काम दे सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, क्या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हूँ कि गाड़ी जा रही है तो इनवॉइस देख के जो है उसको घर ट्रक को अंदर जाने दे देना, ठीक है। अगर बात की बात बता रहा हूँ, मैं बोल देता ट्रक आएगी तो उसको जाने दे देना, ठीक है, इनवॉइस चेक नहीं करना। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये बता रहा हूँ कि उसके पास एक्सेस नहीं है अंदर जाने का, ठीक है, तो वो जा पाएगा क्या? मतलब वो गार्ड जो है, और गार्ड को मैं बोल दिया हूँ तू मेरे को फ़ोन नहीं लगाना रात में फ़ोन नहीं लगाना, रात में गाड़ी आई तो ट्रक को वो अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं उसको क्या नहीं दिया, अथॉरिटी के काम के साथ साथ उसको पावर नहीं दिया। क्या पास नहीं किया मैं? पावर। अगर मैं पावर नहीं दूंगा कि गाड़ी अंदर ले लेना भाई, तो वो कभी गाड़ी अंदर जाने नहीं देगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही उसको काम देता हूँ, जैसे ही अपने सबऑर्डिनेट को काम देता हूँ, तो उसको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बैलेंस मैच होने चाहिए। अब उसको ज़्यादा अथॉरिटी दे दिया, कार वार आएगी तो भी अंदर ले लेना, तो फिर वो अपना मिसयूज चालू करेगा, दोस्ती यारी को सबको फैक्ट्री के अंदर। बात समझ में आ रहा है ना? और कुछ चोरी वोरी भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, तो उसको ज़्यादा पावर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या पावर दिया हूँ, एकदम बैलेंस्ड दिया हूँ कि अगर जेन्यून गाड़ी आएगी, ट्रक आएगा, वो भी लोडेड ट्रक आएगा जिसका इनवॉइस भी होगा, उसी को ही अपन अंदर जाने देंगे। समझ में आ रहा है? तो जो काम दिया हूँ उसके रिगार्डिंग सिर्फ क्या दिया हूँ, अथॉरिटी भी दिया हूँ, ठीक है। अब उसको तो काम के अकॉर्डिंग ही क्या होना चाहिए, अथॉरिटी भी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर वो मिसलीडिंग हो जाएगा और चीज़ें जो है नुकसान हो जाएगी हमारी। आगे बढ़ें क्या? An organization should build a safeguard against a misuse and abuse of managerial power. अगर जो है ये फैक्ट्री में क्या होता है ना, बहुत घपले होते हैं। क्या होते हैं? चोरी होती है ना। कोई स्टील की कंपनी अपने उरला में जो है, बहुत सारी उरला इस तरह में बहुत सारी कंपनी है, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ लोग बहुत चोरी करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, करते होंगे ना। तो हाँ, तो अगर ज़्यादा आप क्या दे दिए, ज़्यादा अथॉरिटी दे दिए, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो अगर कुछ ऐसा चीज़ आया, अगर कोई 3-5 किया, तो उसको हम लोग क्या करने वाले, पनिश करने वाले। क्या करने वाले हम लोग? पनिश। तो मैनेजमेंट के पास क्या है, मतलब कि मिसयूज़ किया, क्या किया, मिसयूज़ अगर किया तो उसको क्या करने वाले हैं शिवम? पनिश कर देंगे। क्योंकि वो क्या किया है, सबऑर्डिनेट जो है विलफुली नॉट ओबेइंग द लेजिटिमेट ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन गिवन टू अ सबऑर्डिनेट फॉर गिविंग आर्गुमेंट्स। क्या बोल रहा है ये? मतलब कि ये विलफुल अपने से जानबूझ के ही ये गलती कर रहा है, जानबूझ के ही ये चीज़ों को गलत कर रहा है, क्योंकि ये क्या करना चाहता है, कुछ पैसे कमाना चाहता है। तो इस केस में हम लोग उसको क्या देने वाले हैं, पनिशमेंट करने वाले। पनिश करने वाले क्या करेंगे, उसको जॉब से निकाल देंगे, और कुछ उससे पैसा लेना होगा तो ले लेंगे, है ना। अरे पैसा लेंगे नहीं क्या, अगर वो हमारा चोरी कर लिया कुछ चीज़ तो पैसा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान देना। तो फिर से अपन लोग एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक पर्सन है जिसको कितने यूनिट्स का टारगेट मिला हुआ है, 100 यूनिट का। इज 1 वीक, इन 1 वीक, सॉरी, कितने हफ्ते में बनाने हैं भैया, 1 हफ्ते का समय भी मिला है। बट ही इज़ नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। बॉस बोल दिया 1 हफ्ते में टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो गुड्स को, रॉ मटेरियल को खरीद ले। तो बताओ, रॉ मटेरियल अगर है ही नहीं तो 100 गुड्स बना पाएगा क्या, है ना। तो अथॉरिटी अगर दी है, सॉरी, काम अगर दिया है उसको, जॉब दिए हैं, तो उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, है कि नहीं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो इफ़ देयर इज़ अ नो रॉ मटेरियल अवेलेबल इन द स्टोर रूम, एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट कंप्लीट द टारगेट प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट ऑन टाइम। द वर्कर कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर, वर्कर को ब्लेम किया जा सकता है क्या, वर्कर नॉट ब्लेम फॉर नॉट कंप्लीटिंग ऑन टाइम बिकॉज ही वॉज गिवन ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट द मैचिंग अथॉरिटी टू कैरी on the work. Excess of responsibility with less authority result in non-completion of job. आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया 100 गुड्स बना के देने का 1 हफ्ते में, लेकिन साथ ही साथ क्या नहीं दिया, उसके बैलेंस्ड
अथॉरिटी नहीं दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया 100 गुड्स का लेकिन अथॉरिटी नहीं दिए, तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ जाती है अथॉरिटी कम रह जाता है तो नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क हो जाता है, मतलब काम कंप्लीट नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है क्या सबको, क्लियर है पिक्चर? पॉजिटिव इफेक्ट क्या है देखो तो, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो अगर आप बैलेंस रखोगे दोनों को, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो अथॉरिटी मिसयूज नहीं होगा, जितना काम है उतना ही अथॉरिटी देना है। हेल्प्स इन मीटिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम आउट एनी डिले। क्या बोल रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग सामने वाले को दिए हैं वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगी अगर ये आप बैलेंस रखोगे। तो जो एम्प्लॉय को है, जो एम्प्लॉय को 100 गुड्स बनाने के लिए हम लोग दिए थे, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग एक अथॉरिटी दे देते कि रॉ मटेरियल भी आप परचेज कर सकते हो, तो वो काम जो है 1 हफ्ते में हो जाता। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, हेल्प्स इन मीटिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। कॉन्सिक्वेंसीज, तो बाबा जी क्या बोल दिए फिर से, अगर इसको फॉलो नहीं करे ना बेटा तो जीवन में दिक्कत आ सकता है। तो ये इसी का ही अपोजिट होने वाला है कुछ चीज़ें, क्या डिले हो जाएगा, काम में टाइम में काम कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंड चीज़ क्या है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ज़्यादा एक्सेस अथॉरिटी दे दोगे तो मिस यूज़ हो जाएगा। ओवर बर्डन विथ वर्क विथ एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ज़्यादा उसको काम दे दिए, एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए और आप क्या नहीं दिए उसको, अथॉरिटी नहीं दिए हो, तो ओवर बर्डन हो जाएगा, सामने वाला काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्या हो चुका है, सेकंड प्रिंसिपल जो कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो चुका है। आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बाकी प्रिंसिपल जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।